गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रिज्म की। किसकी बात करेंगे? प्रिज्म की। और प्रिज्म यदि मैं तुम्हारे को बताऊं कैसा होता है तो प्रिज्म ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ये तुम्हारा क्या होगा? प्रिज्म। ठीक है ना। ये वाला जो सतह है इसकी, ये वाली जो तुम्हारे को त्रिभुज की तरह दिख रहा है इस साइड से, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। त्रिभुज इसका, प्रिज्म का क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रिज्म कहते किसे हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने पास में दो समतल पृष्ठ हैं। दो समतल क्या है? पृष्ठ। इनसे जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है, ये किसी कोण पर झुके हुए हैं ऐसे, ये वाला पृष्ठ ऐसे है और ये वाला पृष्ठ, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है। तो दो पृष्ठों मतलब किसी एंगल पर दो समतल पृष्ठ हैं, तो इनसे घिरे हुए किसी पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना। दो समतल सतहों जो मतलब दो समतल सतह हैं जो किसी कोण पर झुके हुए हैं और इनसे घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि ये जो तुम्हारे पास में ये वाला पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है, ठीक है ना, इसको एक को आपतन पृष्ठ बोलते हैं तो एक को निर्गत पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है ना। एक को आपतित पृष्ठ बोलते हैं, एक को निर्गत पृष्ठ। ये दोनों समांतर नहीं होने चाहिए। ये दोनों समांतर नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। ये किसी ना किसी कोण पर झुके हुए होने चाहिए। इन दोनों जो ये दो पृष्ठ हैं इनको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और इन दोनों पृष्ठों के बीच में जो कोण होता है इसको अपवर्तक कोण भी बोल सकते हैं या प्रिज्म कोण भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रिज्म कोण भी बोल सकते हैं और अपवर्तक कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बारे में यदि हम बात करें थोड़ा सा डिटेल से, तो देख लेना एक बार, ट्राई इसको देख लेना ऐसे, थोड़ा बड़ा ही बना देता हूं। ऐसा अपने पास में क्या होगा, तुम इस साइड से देख रहे हो इसको, तो ऐसा ही तुम्हारे को दिख रहा है। ठीक है ना। मैं इनको नाम दे देता हूं, जैसे ये सीधी पृष्ठ हो जाएगा, तुम सीधा ही ले लेना इसको थोड़ा सा। ये ए, ये बी और ये सी पॉइंट हो गया। ये वाला पृष्ठ और ये वाला जो पृष्ठ है इनको मैं अपवर्तक पृष्ठ मान लेता हूं। तो मैं क्या कर लेता हूं कि ये तुम्हारे पास में क्या है? प्रिज्म है। इसका ये आपतन पृष्ठ हो गया और ये निर्गत पृष्ठ हो गया, आपतित पृष्ठ। इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। आपतित हो रही है वो किसी कोण पर हो रही है। ठीक है ना। ये क्या होगा, इस हम जो भी कोण लेते हैं वो कहां से लेते हैं? अभिलंब से। तो इस वाले पृष्ठ के ऊपर पहले क्या खींचेंगे हम? अभिलंब एन खींचेंगे। और ये आपतित प्रकाश किरण हो गई तुम्हारे पास में। इसको नाम दे देता हूं पी और इसको नाम दे देता हूं मैं क्यू नाम दे देता हूं। तो ये पी क्यू क्या हो गई तुम्हारे पास में? आपतित प्रकाश किरण। क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में? आपतित प्रकाश किरण। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये आपतन कोण होगा I1। ठीक है। इसके बाद में ये क्या होगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी और ऐसे चली जाएगी। ये जो तुम्हारा कोण होगा अपवर्तन कोण होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूं R1। फिर ये इस वाले पृष्ठ पर आपतित होगी और यहां पर मैं क्या ले लेता हूं? अभिलंब ले लेता हूं। इसको भी क्या ले लेता हूं मैं? ये अभिलंब ले लेता हूं। ठीक है ना। अभिलंब इस पृष्ठ से 90 डिग्री के एंगल पर होगा। अब बात समझ में आ गई? चाहे मैं इस साइड में लूं और चाहे इस साइड में लूं, एंगल क्या होगा? पृष्ठ से 90 डिग्री, तभी क्या होगा? वो अभिलंब होगा। तो ये अभिलंब के साथ में कोण R2 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूं, इसको मैं भी थोड़ा सा पीछे बढ़ा लेता हूं। ठीक है ना। ये प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई। ये जानी कैसे चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन चली ऐसे गई। अब ये क्या है? सघन माध्यम। और ये क्या है? विरल माध्यम। इसका अपवर्तनांक तुम चाहो तो म्यू मान लेना। इसका जैसे इसका म्यू1 है और म्यू1 की वैल्यू 1 है और म्यू2 की वैल्यू कितनी है? म्यू। ये बाद की बातें हैं जो बाद में आएंगी, तब हम बात कर लेंगे। ये प्रकाश किरण ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे चली जाती है QR के अकॉर्डिंग। अब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। दूर हटेगी तो दूर हट जाएगी। ये एंगल होगा तुम्हारा I2, जिसको तुम बोलते हो निर्गत कोण। जिसको तुम क्या बोलोगे? निर्गत कोण। इमर्जेंट एंगल ई से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। I2 से करना चाहो तो I2 से, ई से करना चाहो तो ई से। इसको I कर देना, फिर इसको ई कर देना। ये प्रकाश किरण जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन चली ऐसे गई। तो यहां पर तुम्हारे पास में PQ क्या हो गई? रहा है आपतित किरण या आपतित प्रकाश किरण। QR क्या हो गई? अपवर्तित प्रकाश किरण। RS क्या हो गई? निर्गत प्रकाश किरण। ठीक है ना। निर्गत प्रकाश किरण।
ये तुम्हारे पास में विलंब n हो गया, तो इसको मैं विलंब नाम दे दूंगा n डैश। ये प्रकाश किरण जैसे ऐसे जानी चाहिए थी ऐसी चली गई, ये मतलब इतना विचलित हो गई, तो इसको कोण दे दूंगा मैं विचलन कोण डेल्टा 1। फिर ये जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन चली ऐसे गई, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे बढ़ाता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे बढ़ाता हूं, ठीक है ना। ये जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन चली ऐसे गई, तो ये डेल्टा 2 हो जाएगा। ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो मैं इसको इस साइड में नाम ना देके डेल्टा 2 मैं इसी को लिख देता हूं। ये तुम्हारे पास में कोण क्या हो जाएगा, विचलन कोण सेकंड वाला डेल्टा 2। ये मतलब अब यदि कंप्लीट की बात करें आपतित और निर्गत की, ये ऐसे रही थी और चली ऐसे गई, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये टोटल विचलन कोण हो जाएगा डेल्टा। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा। आ गई बात समझ में। ये पी क्यू आर एस, इसको मैं नाम दे देता हूं जैसे टीर, इसको नाम दे देता हूं मैं यू, इस वाले पॉइंट को नाम देता हूं मैं वी, इस वाले पॉइंट को मैं क्या कर देता हूं, वी नाम दे देता हूं। यहां पर कोई एंगल बन रहा है थीटा, यहां पर कोई एंगल बन रहा है थीटा। आ गई बात समझ में। यहां तक तुम्हारे को कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रिज्म सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, प्रिज्म सूत्र की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो छोटी मोटी बातें और भी इसमें करते रहते हैं। अब तो देखो इसमें सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, ये टी क्यू आर ट्राइंगल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, टी क्यू आर। यहां पर तुमने जैसे नॉमिनेट कर दिया कि पी क्यू कौन है, क्यू आर कौन है, आर एस कौन है, इनको तुमने नॉमिनेट कर दिया, तो यहां पर तुम जैसे I1 कौन है, I2 कौन है, R1 कौन है, R2 कौन है, डेल्टा 1 कौन है, डेल्टा 2 कौन है, या डेल्टा कौन है, एंगल ए कौन है, इनके बारे में तुम कंप्लीट क्या कर सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो इसको चाहो तो। जैसे तुम यहां पर बोलो कौन की जो I1 है, ठीक है ना, कौन I1, ये क्या है, ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण, क्या है, आपतन कोण, ठीक है ना। या फिर मैं बात करूं I2 एंगल क्या है, वो कौन से, AC पृष्ठ पर, AC पृष्ठ पर कौन है, निर्गत कोण, ठीक है ना। R1 क्या है, बोलो, वही AB पृष्ठ पर अपवर्तन कोण, अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण, अपवर्तित ही कर लो तुम इसको, अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण भी बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है ना, वो बात वही है। R2 की यदि मैं बात करूं तो R2 बोलो कि R2 कौन है, अब विलंब, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही तो आपतित प्रकाश किरण और विलंब के बीच में बना कौन, आपतन कोण, लेकिन कौन से पर, AC पृष्ठ पर, AC पर आपतन कोण, ठीक है ना। डेल्टा क्या है, विचलन कोण, क्या है, विचलन कोण, ठीक है ना। ये सारी बातें अपने पास में हो जाएंगी। यहां पर तुम चाहो एंगल ए दे सकते हो या एंगल BAC, ये दोनों पृष्ठ जिस कोण पर झुके हुए हैं उस कोण को क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म कोण। तो इसको तुम क्या दे दोगे, या इसको हम सीधा ए से ही लिखते हैं, एंगल ए या ए लिख देते हैं और इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसको हम क्या बोल देंगे, प्रिज्म कोण बोल देंगे। यहां तक तुम्हारे को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हारे को। यहां जो तुम्हारे पास में ये डेल्टा है, विचलन कोण है, जिसकी वैल्यू क्या बोल सकते हो तुम इसको, UTR, PQRS, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ये जो कोण UTS बराबर डेल्टा है, जिसको तुम क्या बोलते हो, विचलन कोण बोल देते हो, जिसको तुम क्या बोल देते हो, विचलन कोण बोल देते हो, ठीक है ना। चलो आगे इसमें। अब यहां से यदि मैं बात करूं, सबसे पहले ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लो, TQR, इसमें देखो TQR के अंदर ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। तुम इसको समझने से पहले कि मैं अब आगे जो भी समझाऊंगा ना, उससे पहले एक बार तुम इसको वीडियो को रोकना और पहले इस डायग्राम को जूम करके आराम से और इसको उतारना, फिर बाद में आगे समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ट्राइंगल TQR से ये एंगल डेल्टा 1 और ये एंगल डेल्टा 2, ये जो डेल्टा है ये बहिष्कोण है, इस त्रिभुज के लिए क्या है, बहिष्कोण, ठीक है ना। से में डेल्टा बहिष्कोण है, बहिष्कोण, जिसकी वैल्यू अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होती है। मतलब यहां पर
तुम ऐसे लिख सकते हो यूटीएस, एंगल यूटीएस बराबर एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर और प्लस एंगल टी आर क्यू, इन दोनों के योग के बराबर होगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू डेल्टा 1 है और इसकी वैल्यू डेल्टा 2, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर होगी। आ गई बात समझ में? अब यहां से मैं इसको यदि किसके रूप में लिखना चाहूं, I1 R1 I2 R2 के रूप में मैं लिखना चाहूं, तो इधर देख लेना, तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि ये प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी, ये ऐसे, तो ये कंप्लीट एंगल I है, तो ये कंप्लीट एंगल भी कितना होगा I, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है। इधर देख लेना, मैं इसको एक बार ऐसे अलग से लिख देता हूं, ऐसे और ऐसे, ये प्रकाश किरण ऐसे जाके ऐसे चली गई। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा Q, ये N, ये तुम्हारा T, ये P और ये इस साइड के अंदर ये अभिलंब और ये V आ गया। ठीक है ना, ये एंगल तुम्हारा कौन सा है, डेल्टा 1, ये एंगल I1 और ये डेल्टा 1 और ये R1, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल कितना है, डेल्टा 1 प्लस R1। तो यहां से तुम्हारे को इस बात का मालूम हो गया कि डेल्टा 1 प्लस R1 बराबर I1, तो यहां से डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो I1 माइनस R1 हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी। ठीक है ना, इसको उठा के मैंने थोड़ा सा अलग करके दिखा दिया। ऐसे ही यदि मैं बात करूं किसके लिए, डेल्टा 2 के लिए, तो इसके लिए मैं देखो एक बार डायग्राम बना के अलग से बता देता हूं तुम्हारे को। ये तुम्हारे पास में एन डैश, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में एन डैश और ये तुम्हारे पास में एस, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, और ये प्रकाश किरण ऐसे, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी। ठीक है ना, ये यहां तुम्हारे पास में ये पीछे टी पर चला गया है। ठीक है ना, ये टी पर, इसकी बात छोड़ो, अपने को कोई मतलब नहीं है। ये यहां पर पॉइंट है तुम्हारा आर, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है आर, ये एंगल तुम्हारा I2, ये एंगल I2, तो ये कंप्लीट एंगल भी कितना होगा I2, क्योंकि दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया, इसको तो लिखा R2 और इसको लिखा डेल्टा 2। तो यहां से तुम्हारे को मालूम इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, डेल्टा 2 प्लस R2 बराबर I2। तो यहां से डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। इसमें कोई दिक्कत तुम्हारे को? तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों की वैल्यू में यदि यहां पर रखता हूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 हो जाएगा ये। और आगे इसको तो हटा दो मैं, तो क्या हो जाएगा इसके बाद में, इधर देखो, ये कोष्टक को खोलूंगा तो ये प्लस का है, तो अंदर वाले चिन्हों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इधर देखो भाई बंधु, इधर देखो, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो I1 ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। और इसको तुम कोई समीकरण नाम दे लो, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 1 दे दिया। कोई दिक्कत है तुम्हारे को इसमें? नहीं है, नहीं है तो नहीं है। चलो तो फिर आगे। अब यहां पर देखो, हम विचलन कोण की वैल्यू निकाल सकते थे, किसकी वैल्यू, डेल्टा की, लेकिन I1 I के रूप में, आपतन कोणों के रूप में, निर्गत कोणों के रूप में और अपवर्तित कोणों के रूप में I है। यहां पर हम R1 और R2 को नहीं माप सकते। कैसे नहीं माप सकते? क्योंकि ये तुम्हारे पास में क्या है, प्रिज्म, और यहां R1 R2 इस प्रिज्म के अंदर है। तो बताओ कोण मापने के लिए तुम घुसोगे क्या इसके अंदर? नहीं घुस सकते ना, तो फिर बातें कैसे करते हो तुम बैकी बैकी। तो यहां से हमें R1 R2 को हटाना पड़ेगा। यहां से R1 R2 को हमारे को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, मालूम चल गया तुम्हारे को? ये ऊपर वाला जो एंगल है कोण A, इसको तो तुम क्या माप सकते हो, इसको तो तुम क्या कर सकते हो माप, लेकिन इसके अंदर घुस के अंदर वाले जितने भी कोण हैं, जैसे ये थीटा हुआ, डेल्टा 1 हुआ, डेल्टा 2 हुआ, R1 हुआ, R2 हुआ, डेल्टा हुआ, इनको नहीं माप सकते, इनको तुम नहीं माप सकते। तो इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहां से R1 R2 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वैल्यू भी सारी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो यहां से इनको हटाने के लिए एक बार तुम छोटी मोटी बातें देख लो। छोटी मोटी बातें देखने के लिए मैं तुम्हारे को बता दूं, एक तो ये जैसे तुम्हारे पास में ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना, चतुर्भुज
चतुर्भुज कौन कौन हो गया? चतुर्भुज कौन सा बोलो? टी क्यू वी आर, टी टी क्यू वी आर, टी क्यू वी आर से तुम्हारे को मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, 180 नहीं 360, 180 किसका होता है? त्रिभुज का। किसका होता है? त्रिभुज का। तो इधर देख लो, मैं चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। होता है क्या? होता है तो होता ही है, लेकिन बंधु यहां पर मैं ये एंगल और ये नहीं लूंगा, ठीक है ना। मैं यहां पर लूंगा ए क्यू वी आर। कौन सा लूंगा? ए क्यू वी आर लूंगा, ठीक है ना। चतुर्भुज ये वाला नहीं लूंगा मैं, ठीक है। ए क्यू वी आर से तुम्हारे को मालूम है, देखो ए क्यू वी आर ये हो गया से या से, ये इतना ही कर देते हैं। चारों कोणों का योग 360। तो इधर देख लेना कौन कौन सा कोण। एक तो एंगल है ए, इसमें एक तो एंगल कौन सा हो गया? ये वाला चतुर्भुज ले रहे हो तुम। कौन सा वाला? इसको एक बार मैं साइड में डायग्राम बना के बताता हूं। ये और ये एंगल थीटा, ये एंगल ए है ही। ये तुमने ये वाला जो पृष्ठ था इसके ऊपर तुमने अभिलंब डाला था, इसके ऊपर अभिलंब डाला था, तो ये एंगल कितना होगा? 90, और ये एंगल भी 90। तो तुम्हारे को इस एंगल का मालूम चल गया। कौन सा कौन है ये? ए क्यू वी, ए क्यू वी। तो यहां पर कौन? ए क्यू वी बराबर, ये भी क्या है तुम्हारे पास में? प्रिज्म का पृष्ठ है ये। इसके ऊपर भी तुमने एंडस क्या डाला है? ये लंब डाला है। तो ये एंगल भी कितना होगा रे? 90 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो तुम्हारे को इन दोनों कोणों की वैल्यू मालूम है। ये कौन सा है? आर पॉइंट है। कौन सा है? आर पॉइंट। तो कोण ए आर वी बराबर 90 डिग्री। इन दोनों कोणों की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि चतुर्भुज इससे क्या क्या? कोण एक तो ए, ठीक है ना, प्लस कोण एक ये वाला ए क्यू वी, प्लस एक कोण ये वाला कोण क्यू वी आर, प्लस एक कोण कौन सा? ये वाला ए आर वी बराबर, इन सबकी वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री। कितना होगा? इन चारों कोणों का योग होगा 360। लेकिन तुम्हारे को मालूम है कि ए क्यू वी इसकी वैल्यू 90 डिग्री। कोण ए आर वी इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री। तो बोलो कोण ए प्लस कोण क्यू वी आर प्लस 90 90 180 बराबर 360। 180 को साइड में लेके जाऊं तो माइनस में, और 360 में से 180 गया तो 180 बचेगा। तो कोण ए प्लस कोण ये कौन था रे? क्यू वी आर। कोण क्यू वी आर बराबर 180 डिग्री। ये तुम्हारे पास में कहां से आ गया? चतुर्भुज से। कहां से आ गया? चतुर्भुज से, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में आगे देखो, अब मैं ले लेता हूं तुम्हारे पास में क्या? एक त्रिभुज ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं? एक त्रिभुज ले लेता हूं। और त्रिभुज कौन कौन सा ले लेता हूं मैं? क्यू आर वी, जिसमें R1 R2 आ जाएंगे। जिसमें क्या आ जाएंगे? R1 R2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं त्रिभुज क्यू आर वी से, त्रिभुज क्यू आर वी से। तो इसमें देखो भाई क्या होगा, ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण थीटा बराबर 180। कोण थीटा की जो वैल्यू है यहां पर मैं इसको तुम लिख सकते हो, मतलब R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू वी आर बराबर 180, ठीक है ना। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोण क्यू वी आर बराबर 180 माइनस ए को उस साइड में लेके जाओगे तो माइनस में, तो इस वाले समीकरण को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी तुम इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। आगे बात समझ में। तो यहां पर मैं क्यू वी आर की, इसको तुम समीकरण नंबर दे देना। पहले इसको एक कहीं एक दिया है क्या? एक, तो इसको दे देना तुम 2, और इसको दे देना समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 से, 2 व 3 से बोलो भाई क्या होगा? बोलो रे, कौन बोलो? मन बोलो, मन बोलो भाई थे, मन बोलो। इसकी जगह ये लिख दूं मैं, तो लिख दो फिर R1 प्लस R2
प्लस 180 माइनस ए बराबर 180। इन दोनों को उठा के उस साइड में, ये 180 प्लस का उस साइड में जाएगा तो माइनस में, R1 प्लस R2 बराबर 180 पहले था ही, इसको उठा के साइड में लाए तो माइनस का 180, ये माइनस का इस साइड में आएगा तो प्लस का ए, इससे ये कैंसिल, तो R1 प्लस R2 बराबर ए। और बोलो इसको समीकरण नंबर तुम दे लो 4। समीकरण नंबर क्या दे दोगे इसको? 4 दे दिया। तो समीकरण 4 और समीकरण 1 से, समीकरण 4 और समीकरण 1 से तुम्हारे पास में विचलन कोण की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। तो आ जाएगी तुम्हारा क्या ले गई? समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से बोलो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 की जगह ए रख दोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। समीकरण नंबर हो जाएगा तुम्हारे पास में 5। आगे पास समझ में? यहां तुम्हारे पास में विचलन कोण और इसकी वैल्यू तुम आराम से I1 प्रिज्म से बाहर है माप सकते हैं, I2 प्रिज्म से बाहर है माप सकते हैं, और एंगल ए ये प्रिज्म का एंगल है जिसको हम माप सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? बोलो विचलन कोण की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विचलन कोण की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली एक चीज देखते हैं। प्रैक्टिकली जो देखते हैं वो तुम्हारे को मैं बता दूं और बता दूं। इधर देख लेना भाई, मैं क्या करता हूं, आपतन कोण की वैल्यू को मैं 0 से 90 डिग्री तक चेंज करता हूं। कहां से? 0 से 90 डिग्री तक चेंज करते हैं तो देखो उसमें क्या रिजल्ट आता है। इस साइड में ले लेता हूं मैं विचलन कोण और इस साइड में ले लेता हूं मैं आपतन कोण। इसकी वैल्यू यदि मैं 0 से 90 डिग्री तक परिवर्तित करता हूं तो विचलन कोण की वैल्यू शुरू में लगातार क्या होती है? कम होती है। 0 से यदि 90 डिग्री तक जाते हो, जैसे 0 से आप जा रहे हो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30, ऐसे ऐसे जाओगे तो शुरू में किसकी वैल्यू? डेल्टा की वैल्यू, विचलन कोण की वैल्यू लगातार क्या होती है? कम होती है। लेकिन आपतन कोण के एक निश्चित मान के ऊपर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है, और उसके बाद में यदि तुम आपतन कोण की वैल्यू 90 डिग्री की और ज्यादा और बढ़ाओगे, जैसे 40 के बाद में लगभग ये 40 डिग्री के आसपास न्यूनतम प्राप्त होता है, लगभग कहां पर? 40 डिग्री के आसपास ये न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद में लगातार वापस विचलन कोण की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। ये प्रैक्टिकली यदि हम वैल्यू देखें तो ऐसा 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 होता है, और यहां पर क्या होता है? डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। और ये एक आई का स्पेशल एंगल होता है, ठीक है ना, एक निश्चित मान होता है जिसके ऊपर विचलन कोण की वैल्यू क्या होती है? न्यूनतम होती है। और जब विचलन कोण की वैल्यू न्यूनतम होती है तब उस टाइम एंगल I1 बराबर एंगल I2, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होते हैं। और एक बात और हो जाती है कि ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये जो नीचे वाला इसका जो आधार है उसके समांतर हो जाती है। बात समझ में आ रही है? उस टाइम क्या होता है कि कोण I1 I2 के बराबर हो जाता है, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर हो जाते हैं, और ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है ये आधार की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, ठीक है ना। और डेल्टा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो एक किसी निश्चित मान के ऊपर ही फिक्स एक ही एंगल होगा, दो एंगल नहीं होंगे, ठीक है ना। वहीं पर क्या होता है? ये डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। और उस टाइम एंगल I1 बराबर क्या होता है? एंगल I2 होता है, ठीक है। इसके लिए यदि तुम बात करना चाहो, यदि ये बोले कि भाई ऐसा कैसे होता है, प्रूफ करो कि भाई ये दो एंगलों के ऊपर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो तुम इसके लिए तुम इसको एक तर्क के साथ में समझा सकते हो। और वो तर्क क्या है कि हमने मान लिया कि ये पहले प्रकाश किरण P से Q, Q से R और R से S की ओर जा रही थी। उस टाइम आपतन कोण की वैल्यू I1 और निर्गत कोण की वैल्यू I2 थी। और हमने ये बात भी मान ली, क्या कि एंगल I1 और एंगल I2 दो एंगल है। एंगल I1 और एंगल I2 क्या है? दो एंगल है। अब तुम्हारे पास में इस बात की वैल्यू तुम्हारे को फिक्स है कि तुम्हारे पास में I1 प्लस I2 माइनस क्या होता है? A होता है। यदि मैं क्या कर दूं रे, प्रकाश किरण की जो डायरेक्शन है उसको मैं क्या कर दूं? चेंज कर दूं। प्रकाश किरण की जो डायरेक्शन है उसको मैं क्या कर दूं? चेंज कर दूं, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो I2 है वो आपतन कोण हो जाएगा, और I1 क्या हो जाएगा? बोलो उस टाइम क्या हो जाएगा? I2 तो क्या हो जाएगा? बोलो I2 तो बोलो क्या होगा?
आपतन कोण, और I1 क्या हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। और प्रकाश किरण की डायरेक्शन पहले तो इस साइड में जा रही थी, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी। और इस टाइम क्या होगा, तुम्हारे पास में जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, मिनिमम हो जाएगी। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम होगी। इस प्रकार तुम्हारे पास में क्या हो गया, कोण I1 और I2 दो आपतन कोण हो गए जिनके ऊपर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम प्राप्त होती है। ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि यहां पर क्या हो जाएगा उस टाइम, बोलो, एंगल I1 पर और एंगल I2 पर दो मानों के ऊपर क्या हो गया, न्यूनतम कोण, इसके ऊपर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम प्राप्त हुई, I2 के ऊपर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम प्राप्त हुई। तो तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि डेल्टा की वैल्यू किसी निश्चित मान के लिए ही क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। तो उस टाइम क्या होगी, I1 बराबर I2 हो जाएगा। ये तुम्हारा तर्क हो जाएगा कि डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी, उस टाइम I1 बराबर I2 होगा। तो क्या हो जाएगा कि तुमने एक बार तो क्या कर लिया, इस साइड में एंगल लिया, तो उस टाइम तुम्हारे पास में I1 आया और उस टाइम डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, मिनिमम। दोबारा फिर तुमने क्या कर दी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अब एंगल तुमने क्या ले लिया, I2, एंगल क्या ले लिया तुमने, I2 ले लिया। और उस टाइम भी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम, क्योंकि डेल्टा की जो मिनिमम वैल्यू है वो किसी एक स्पेशल एंगल पर ही हो सकती है, किसी एक एंगल पर ही हो सकती है। तो उस टाइम भी डेल्टा मैक्सिमम हुआ, डेल्टा मिनिमम हुआ, और यहां पर भी I1 पर भी डेल्टा मिनिमम, I2 पर भी डेल्टा मिनिमम, और ये किसी एक एंगल पर ही हो सकता है, एक एंगल पर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 और I2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। I1 और I2 दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये कंडीशन अपने को याद रखनी है कि जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है तो आपतन कोण और निर्गत कोण की वैल्यू बराबर होती है। और निर्गत कोण यहां पर जो डेल्टा की वैल्यू जो मिनिमम होती है, ठीक है ना, वो लगभग 37-38 डिग्री आएगी तुम्हारे पास में, यदि तुम प्रैक्टिकली रूप से इसको करोगे तो, इसको तुम प्रैक्टिकली रूप से करोगे तो। और ये तुम्हारे पास में 35 या 40 के आसपास आएगा, जो भी आएगा, ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये 35 भी आ सकता है, 40 और 45 भी आ सकता है। ये तुम प्रैक्टिकल करोगे तो, ग्राफ खींचोगे इनके लिए प्रैक्टिकल करके, तो तब तुम्हारे को इसके बारे में मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, ये सारी बातें हो जाएंगी अपने पास में। इसके बाद में यदि हम आगे थोड़ी और छोटी मोटी इसके बारे में बातें करें तो किससे, स्नेल के नियम से तुम बात कर सकते हो। किससे, स्नेल के नियम से बात कर सकते हो। तुम्हारे पास में यहां पर एक समीकरण आ गया था 5, और समीकरण नंबर 5 तुमने समीकरण 1 और 4 से निकाला था, और उसकी वैल्यू तुम्हारे पास में आई थी कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये समीकरण नंबर 5 आ गया था। ठीक है ना। अब यदि हम इसके लिए बात करें कहां से, स्नेल के नियम से। किससे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से सबसे पहले मैं बात करूं Q बिंदु पर। कहां पर बात करूं, Q बिंदु पर। और ये तुम्हारे पास में क्या है, एयर, और ये क्या है तुम्हारे पास में, ग्लास। ठीक है ना। तो यहां पर म्यू ग्लास रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना, या इसको तुम म्यू जी अपॉन म्यू ए भी लिख सकते हो। और इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू साइन I1 अपॉन साइन R1 अपॉन साइन R1, ये बात हो जाएगी। ऐसा ही सेम मैं बिंदु R के लिए बात करूं। किसके लिए मैं बात करूं, बिंदु R के लिए। ठीक है ना, बिंदु R के लिए बात करूं तो अब प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, ये μ2 अपॉन μ1, तो ये क्या हो जाएगा μ2। अब कौन सा है, बाद में इसमें जा रही है ना, तो म्यू एयर रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई। इसके लिए आपतन कौन, R2 है, तो साइन R2 बटा साइन I2। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में हो जाएगा। इसको तुम समीकरण छोटा सा 1 और इसको समीकरण नंबर छोटा सा 2। तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से तुम्हारे को मालूम है कि म्यू जी ए गुणा म्यू ए जी, म्यू ए जी इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहां पर तुम्हारे पास में दोनों वैल्यू हैं, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। तो लिखो भाई, म्यू ये रहा साइन आई अपॉन साइन R1, साइन I1 बटा साइन R1 इज इक्वल टू, बोलो, साइन R2 बटा साइन I2, अरे गुणा में है ना, इज इक्वल टू 1। मैं इसको उठा के उस साइड में भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये भाग में इस साइड में 1 से गुणा करूंगा तो गुणा में, ये ऊपर गुणा में इस साइड में जाऊंगा तो भाग में। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, साइन I1 बटा साइन R1 इज इक्वल टू साइन
I2 बटा साइन R2 हो जाएगा। हो जाएगा ये। अब तुम बात कर लो किसके लिए? न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए। किसके लिए? न्यूनतम विचलन की स्थिति में बात कर लो। न्यूनतम विचलन की स्थिति में तुम्हारे को मालूम है कि कोण I1 बराबर कोण क्या होता है? I2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो? डेल्टा एम मिनिमम, डेल्टा एम मिनिमम बात कर सकते हो। इस टाइम तुम्हारे को मालूम है कि कोण I1 बराबर होता है कोण I2 के। कोण I1 बराबर होता है कोण I2 के। आगे बात समझ में? तो यदि ये ऊपर वाले दोनों कोण बराबर होंगे तो इन दोनों का अनुपात बराबर कब हो सकता है? जब नीचे वाले दोनों कोण भी बराबर हों। यदि, ठीक है ना, यदि क्या होगा? न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 होगा, अतः R1 बराबर R2 होगा। अतः R1 बराबर क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। R1 बराबर R2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? और तुमने एक चीज बीच में निकाली थी। क्या निकाली थी? कि R1 प्लस R2 बराबर A। R1 प्लस R2 बराबर A निकाला था तुमने, और वो शायद तुम्हारे पास में समीकरण नंबर आया था 4, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है 3 भी हो, लेकिन तुम देख लेना, ठीक है ना। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि समीकरण 4 से कि R1 प्लस R2 बराबर क्या था? A था। R1 बराबर R2 बराबर क्या था? A। तो यहां तुम्हारे को मालूम है कि R1 बराबर R2, और उसको मैं मान लेता हूं कितना? R। तो ये कितना हो जाएगा बोलो तुम्हारे पास में? R प्लस R बराबर A। R प्लस R बराबर A। हो सकता है तुम्हारे को साइड में ना दिख रहा हो, तो मैं यहां से लिख देता हूं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? डेल्टा की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो I1 बराबर I2 होता है। जब डेल्टा की वैल्यू, यहां हम बात कर लें किसके लिए? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, डेल्टा मिनिमम की स्थिति में I1 बराबर होता है I2, ठीक है ना। और ऐसा होगा यहां से ऊपर वाले दोनों कोणों का वैल्यू बराबर होगी तो नीचे वाले दोनों कोणों का भी वैल्यू बराबर होगी, तभी इनका अनुपात बराबर हो सकता है। अतः R1 बराबर R2। अतः R1 बराबर क्या हो जाएगा? R2। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि हमने ऐसा पहले कर चुके हैं कि R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर होती है। मैंने मान लिया R1 R2 दोनों बराबर है, उन दोनों की वैल्यू कोई है R। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो? R प्लस R बराबर A। R और R 2R बराबर A। तो R बराबर कितना हो गया? A बाई 2। स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? A बाई 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो नहीं है, उसका तुम भी क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूं, ठीक है ना। इसके बाद में तुम्हारे पास में न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी। न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू कितनी आई थी? तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? I1 प्लस I2 माइनस A, यह आया था। यदि यहां पर भी यदि मैं किसकी बात कर लूं? न्यूनतम विचलन की बात कर लूं, तो न्यूनतम विचलन की वैल्यू जब डेल्टा की वैल्यू कितनी है? डेल्टा M, तो I1 की वैल्यू बराबर है I2 के, और इसको मैं मान लेता हूं कितना है? ये दोनों ही किसी एक कोण के बराबर है I के। तो यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम बराबर I प्लस I बराबर कोण I माइनस E, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम बराबर I प्लस I माइनस A। ये कितना हो गया? 2I बराबर 2I माइनस A। इसको उठा के इस साइड में लेके आऊं तो आपतन कोण की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? डेल्टा मिनिमम प्लस A बराबर 2I, और आपतन कोण की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस A बटा 2। ये तुम्हारे पास में आपतन कोण की वैल्यू हो जाएगी, ये तुम्हारे पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी बोलो? अपवर्तन कोण की वैल्यू हो जाएगी। कब? न्यूनतम कोण की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ये भी न्यूनतम विचलन की स्थिति में है और ये भी न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? एंगल की वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू लगभग इसके और इसकी वैल्यू लगभग इसके बराबर, यहां दोनों की जगह मैं रख देता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? म्यू बराबर बोलो डेल्टा M प्लस A बटा 2 बटा A बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा M प्लस A बटा A, ठीक है ना। और यहां से और बोलो तुम्हारे पास में इसको A को, तो ये म्यू A इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, और यहां से डेल्टा M की वैल्यू इसे को उठा के साइड में भेजो तो माइनस में, तो म्यू A माइनस A कॉमन ले लूंगा तो डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1 और A।
यहां से तुम्हारे पास में क्या कंफर्म हो गया है कि न्यूनतम विचलन कोण की जो वैल्यू है वो आपतन कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है ओनली प्रिज्म कोण के ऊपर और उसके अपवर्तनांक के ऊपर। और इस बात को तुम अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। और म्यू की जो वैल्यू है वो रंग के ऊपर डिपेंड करती है, प्रकाश के रंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम डिटेल से कल बात करेंगे। ठीक है, ओके।